اس کے بعد اللہ ताला के करम से मुल्क में बिजली का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। और उसका मतलब ये है साफ कि अब सैलाब की वजह से पूरे मुल्क में कहीं बिजली बंद नहीं है, और जहाँ भी अगर लोड शेडिंग हो रही है तो वो रूटीन की लोड शेडिंग है, या सिर्फ बहुत चंद इलाके हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, जाफराबाद नसीराबाद में और सिंध में, जहां हमें सैलाब की वजह से अपने ग्रिड स्टेशन जो है वो हमने खुद बंद किए हैं, ताकि कोई हमारे जो वहाँ भाई और बहनें रहते हैं उनका कोई माली नुकसान जानी ना हो, मवेशी भी का नुकसान ना हो। तो जो सूरत हाल पैदा हुई थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें बहुत बड़ा चैलेंज आया था बलूचिस्तान में, जहाँ दादू खुजदार लाइन पे एक जो मेन बलूचिस्तान को सप्लाई बिजली की जाती है, वहाँ एक बड़ा खंबा गिर गया था। उसे इमरजेंसी तौर पर वज़ीर आज़म की हदायत पर हमने बहाल किया। इसी तरह जो कोयटा को सप्लाई जाती है, वहाँ भी 3 खंबे गिरे थे, वो हमने रिस्टोर किए हैं बहुत मेहनत से। और मैं वो एनटीडीसी को और बाकी जो दूसरे इदारे हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके अफसरान ने और उनके कारकुनान ने बहुत मेहनत की है। जो कि आम तौर पे जो कहा जाता है कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो काम नहीं करते, उसके बरक्स उन्होंने दिन रात लगाकर अपनी मेहनत से वो बिजली बहाल की है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में सवात में और जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, सवात में, दीर में और बन्नू डेरा इस्माइल खान टांक में कुछ इश्यूज पैदा हुए थे, वो भी अब मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिए गए हैं। कुछ जगहों पर आर्जी बहाली की गई है, लेकिन बिजली वहाँ फराहम की जा रही है, और इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों में ये तमाम लाइनें जो हैं वो बाकायदा तौर पर जहाँ जहाँ भी खंबे गिरे थे, और बहुत सारी जगहों पर खैबर पख्तूनख्वा में वो खंबे जो दरियाओं के करीब थे या उनके बेड में थे, वो पूरे पूरे बह गए पानी के रेले के साथ, तो उन्हें हमने रिस्टोर कर दिया। तो ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम हुआ है कि साबिका जो इस किस्म के जो कुदरती आफात का जो रिकॉर्ड है उसके बरक्स इस दफ़ा बिजली का निज़ाम जो है उसे फौरी तौर पर जितनी जल्दी इंसानी तौर पर मुमकिन था उसे बहाल कर दिया गया है। रात को हमें एक और चैलेंज है जिससे हम इस वक्त निमट रहे हैं, कि हमारा दादू का जो ग्रिड स्टेशन है जो बड़ा अहम है बलूचिस्तान और जनूबी सिंध की सप्लाई के लिए, उस पर ख़तरा पैदा हुआ, अभी भी मौजूद है कि पानी का एक रेला जो है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हमने पूरी रात उस पर मेहनत की है और उसके इर्द गिर्द एक मिट्टी खोद कर वहाँ से एक बंद बांधा है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसकी जो मेन रूम को, क्योंकि दादू की हिफाजत बेहद ज़रूरी है। दादू शहर जो है वो इस वक्त चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल ट्रांसमिशन कंपनी के एहलकारान का, दादू के जो डिप्टी कमिश्नर हैं, इंतज़ामिया है, और वहाँ जो करीब तरीन अफवाज पाकिस्तान की तैनाती है, उन सब ने मिलकर रातों रात जो है वो हमें एक्सकेवेटर्स फराहम किए हैं, जिससे हमने वो बंद इस वक्त बना दिया है, मुकम्मल हो रहा है, और बहुत सारी जगहों में वहाँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एफर्ट की है। बाकी उसके अलावा जो मुल्क में रूटीन की जो ज़्यादा खसारे वाले फीडर हैं या यहाँ से कम बिल हमें मौसूल होते हैं, वहाँ रूटीन की लोड शेडिंग इस वक्त जारी है। लेकिन अल्लाह ताला के करम से बिजली का जो निज़ाम है वो बहाल है। इस पर ज़रूर, चूँकि उसी वक्त जब हम इस शहर में एक फसादी इज्तमा का की बातें सुन रहे थे, ऐन उस वक्त हम लोग जो थे वो दादू ग्रिड स्टेशन को बचाने की कोशिश में मसरूफ़ थे, और यही फ़र्क है जो जमहूरी और आइनी अमलदारी के लिए ये जमहूरी हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में काम कर रही है, और वो लोग जो इस मुल्क में फ़साद फैलाना चाहते हैं,
مجھے بہت خوشی ہوتی، آپ سب نے بھی کل کا جو فسادی اجتماع ہے وہ دیکھا ہے کہ جو کروڑوں روپے اس کی اس تشہیر کے اوپر، اس جلسے کے اوپر، اس کے سٹیج کے اوپر، اس کی لائٹنگ پر کم از کم تخمین آئے کہ 10 کروڑ روپیہ خرچہ آیا ہے۔ تو کاش یہ 10 کروڑ روپے سیلاب متاثرین کے منہ میں کوئی نوالا ڈالنے کے لیے استعمال ہوتے۔ کاش یہ 10 کروڑ روپے ان نصیر آباد بلوچستان میں، جعفر آباد میں، دادو میں، نوشہر و فیروز میں، خاص طور پہ خیر پور، ناتھن شاہ جو ہے وہاں، یہ سب علاقے ہیں جو ہمارے ریڈار سے دور ہیں، لیکن جہاں لوگوں کو ضرورت ہے۔ حکومت اپنا کام کر رہی ہے، لیکن اگر کسی جتھے کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں جلسے کے لیے تو بہتر یہی تھا کہ یہ ان سیلاب متاثرین کے لیے استعمال ہوتے۔ اسی طرح غالباً سیلاب متاثرین کے لیے حکومت پنجاب کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ نے بھی پڑھا ہے کہ وزراء کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کے لیے 30 کروڑ روپے موجود ہیں، اور کل ہی اس کا جو ہے وہ ٹینڈر سامنے آ گیا ہے۔ تو یہ ترجیحات ہیں کہ ایک طرف وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب متاثرین کے خیموں میں جا کر ان کی نومولود بچیوں کو گود میں اٹھا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہاں اس ملک میں دھمکیاں اور فساد پیدا کرنے کی جو ہے وہ ہمیں تھریٹس دی جا رہی ہیں، ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور میں بعد میں، کیونکہ اس وقت ہم مصروف تھے دادو کے معاملے میں، لیکن بعد میں جب ہم نے گجرانوالہ میں جو فسادی تقریر ہوئی، میں تو ڈھونڈتا ہی رہا، اس میں غالباً سیلاب کا لفظ نہیں تھا کل کہیں بھی پوری تقریر میں۔ تو جہاں 3 کروڑ 30 لاکھ پاکستانی متاثر ہوئے ہیں، ہم نے 16 لاکھ گھر بنانے ہیں، ہم نے کروڑوں لوگوں کو راشن پہنچانا ہے اور ہم پہنچا رہے ہیں، لیکن جو دعوے دار ہیں وہ یہ ان کے منہ سے سیلاب کا لفظ کل نہیں ہم سن سکے اس پوری تقریر میں۔ اور کوئی ہمیں بتا دیتے کہ اچھا جی یہ جو 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ ہیں، ہمیں کیونکہ اس فسادی جماعت کو خیرات اکٹھا کرنے کا بھی دعویٰ ہے، تو کہ جی ہم کس طرح ان کو ہم امداد پہنچائیں گے، یہ ہمیں کوئی بتا دیتے سلوشن، ہمیں یہ بتا دیتے کہ اس وقت جو پوری کوشش ہے کہ پورے ملک کے جو کاشتکار ہیں وہ آنے والے سیزن میں گندم کی بوائی کر سکیں، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اور کس طرح ان کی مدد کی جا سکتی ہے، یا جہاں جو ہے سیلاب کی وجہ سے کیچڑ پھیل گیا ہے تو وہاں کون سی فصل لگانی چاہیے، اس کی ہم نے کوئی بات نہیں سنی۔ عوام کی فلاح کا ایک لفظ بھی نہیں تھا، صرف میں اور میں تھا۔ یا تو ہمیں بتا دیتے کہ اچھا جی اب جو صورتحال بنی ہے اس میں ہم نے نوجوانوں کے لیے نیا روزگار کیسے پیدا کرنا ہے آنے والے دنوں میں، یا ملک کی معیشت کو کیسے بہتر کرنا ہے، وہ تو یہ تک نہیں بتا سکے کہ ان 4 سال میں انہوں نے کیا کیا تھا جب ان کی حکومت تھی۔ تو ہمارے سامنے محترم حضرات، ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان کی جمہوریت کو، پاکستان میں آئین کو ایک فسطائی چیلنج کا سامنا ہے، ایک فاشسٹ جماعت ہے جو جھوٹ کے ذریعے، جو تشہیر کے ذریعے پاکستان کے عوام کو گمراہ کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں، چھپانا چاہتے ہیں، اور چونکہ چوری کی ہے تو پھر تلاشی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہیں بتانا پڑے گا کہ یہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ تھا، جس کی تکلیف اور سزا ہم سب بھگت رہے ہیں، اس 2019 میں ایک ہوا تھا اور اس پر عمران خان کے دستخط ہیں۔ اس کو دوبارہ جو IMF سے گفتگو کی گئی تھی، جو ریوائیو کیا گیا تھا فروری میں، اس پر بھی عمران خان کے دستخط ہیں۔ تو آج یہ سارے معاملات جن سے پاکستان کے عوام کو تکلیف ہے، اس کے اوپر فسادی ٹھپا لگا ہوا ہے۔ اس آپ کے ہر بجلی کے بل پر ایک عمرانی ٹھپا لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں واضح ہونا چاہیے کہ کس نے کیا کام کیا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ تو نہیں آپ کو بتائیں گے کہ اسٹیٹ بینک کو تو انہوں نے بیچا تھا نا IMF کے سامنے، اسٹیٹ بینک کا جو بل ہے انہوں نے پاس کروایا تھا، تو ہم تو اس سودے کا حصہ نہیں تھے، اور جو سودے انہوں نے کیے ہیں وہ چاہے آپ کے سامنے ہیں۔ ابھی کل خبر آئی کہ یوٹیلیٹی سٹور میں ان کے دور میں
6 अरब रुपए का घपला हुआ, या कोविड फंड्स में मोहतरम ख़वातीन 140 अरब का घपला कम से कम हुआ, जो अटॉर्नी जनरल ऑडिटर जनरल ने कहा, तोशा खाना का कोई जवाब नहीं है। और लेकिन उसकी जो बेहतरीन मिसाल जो है वो मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने अमल से कायम की है कि उनको जो 35 करोड़ की घड़ियां मिली थी उन्होंने जेब में नहीं डाली, वो अपने घर नहीं लेकर गए। वो आज भी पाकिस्तान के अवाम की अमानत बनकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद है और इंशाअल्लाह मौजूद रहेंगी। नहीं, इमरान खान साहब ने यहाँ नहीं बताया कि जनाब जो 54 अरब रुपए इंग्लिस्तान से पाकिस्तान के अवाम को मिलने थे एक गैर कानूनी मुंतकली की वजह से, उसको इमरान खान की और उनकी काबीना ने उस पर ठप्पा लगाया था और वो गायब हो गए हैं 54 अरब रुपए। हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं, हमें नहीं मालूम कि वो जो डैम फंड इकट्ठा किया था वो कहाँ है। लेकिन चूंकि इस वक्त एक वफाकी हुकूमत मौजूद है, हम ये तमाम मामलात वक्त के साथ पाकिस्तान के अवाम के सामने रखेंगे। तो गुजरांवाला में भी ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मोहम्मद नवाज शरीफ का किला कायम है, मौजूद है, रहेगा इंशाअल्लाह। और क्योंकि हमने काम करके दिखाया है, हमने जितने भी अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है, हमने इस शहर को संवारा है, इस मुल्क को संवारा है, आज भी संवारने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुल्क को दिवालिये से बचाया है। एक दिन भी जो है यहाँ पेट्रोल की शॉर्टेज नहीं होने दी, कायम रखा है। बहुत तकलीफ़ है, मैं खुद ज़ाती तौर पर इसका दुख है मुझे इस बात का, बिजली के बिलों की। लेकिन हकीकत यही है कि जितनी हिम्मत थी शहबाज शरीफ ने इस मुल्क के 74% सार्फिन को रिलीफ दिया है फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में। जो 300 यूनिट का उन्होंने फैसला किया तो वो रिलीफ दे दिया गया है, उसमें हम देर भी नहीं करते रिलीफ देने में, फौरी तौर पर वो रिलीफ दे दिया गया है। तो ये सब काम जो हैं वो हमारे सामने होने चाहिए। जिन्होंने काम नहीं किया वो भी हमारे सामने होने चाहिए, और उन्होंने जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा किया है, वो भी हमारे सामने होना चाहिए। ये बात हमें याद रखनी है कि पाकिस्तानियों की आज़ादी, पाकिस्तानियों की तरक्की के दुश्मन कभी भी हमारी राहबरी नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ये जो आज का फितना और फसाद है, ये अगले चंद महीनों में आपके सामने एक्सपोज हो जाएगा, और इंशाल्लाह इस मुल्क में जमहूरियत और आइन की अमलदारी कायम रहेगी। इमरान खान ने कल अपने जलसे में कहा है कि हमारे दौर में बिजली का यूनिट 18 रुपए था, आज टैक्स डालकर 54 से 60 रुपए का ये जो प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत है ये दे रही है। दूसरों ने कहा कि पाकिस्तान जो है वो जल्द IMF की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका बनने जा रहा है। इस हवाले से और एक और ऐड कर लीजिएगा, कल शहबाज शरीफ साहब की जो IMF से साथ उनकी तकरीर थी उसके बड़े मीम्स बना के चलाए गए हैं। तो UN में देखिए तमाशा लगाना तो हमारा मकसद नहीं है, ये इमरान खान का फसादी तमाशा है जिसकी तरफ आपने रेफरेंस दिया है। अगर इमरान में में इतनी काबिलियत होती तो वो वक्त के साथ साथ पाकिस्तान को आगाह करते कि क्या चैलेंजेस हैं, और उनके लिए बड़ा आसान है कह देना कि जी हमारे दौर में इतना था और आज उतना है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अब 1 महीना मज़ीद रह गया है, बिजली की कीमत नीचे आएगी, क्योंकि हमें इस मौसम गर्मा में पाकिस्तानियों को लोड शेडिंग से बचाने के लिए हमने अपने तमाम जितने भी पावर स्टेशंस थे वो चलाकर लोड शेडिंग को कंट्रोल रखा है। और आपने देखा है कि बीच में वक्तन फ़वक्तन चंद दिन प्रॉब्लम आता था और हम उसको सॉल्व कर लेते थे। तो हम तो मसलों को हल करने वाले हैं और पाकिस्तान के अवाम की खिदमत करने वाले हैं, वो सिर्फ इल्ज़ाम लगाने वाले हैं। उनके इल्ज़ाम का बेहतरीन जवाब यही है जो इंशाअल्लाह
अक्टूबर से आपको नजर आना शुरू अच्छा सर, गुजरांवाला का जलसा कल हुआ, उसको आप कैसा देख रहे हैं? पिछली वाले कह रहे हैं कि बड़ा कामयाब जलसा था। दूसरा, कल इमरान खान साहब ने जलसे में फिर कहा कि अगर हमारी मईशत नीचे जाती है, ये मुल्क दिवालिया होने की तरफ जाता है, तो इदारों का नाम लेके एस्टेब्लिशमेंट का कि ये कौन जो है वो उनको जिम्मेदार ठहराएगी। तो क्या इदारों का नाम लेना इस तरह जलसों में ये ठीक है? और जलसे की भी कौम जिम्मेदार ठहराएगी इस फसादी इमरानी टोले को जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, अपने अमल से भी और अपनी गुफ्तगू से भी। जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करेगा कि यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो फिर पाकिस्तान फाटक से बाहर नहीं आएगा। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि जब वज़ीर आज़म के मुंह से निकल रहा है कि यहाँ करप्शन है और यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग है, तो फिर फाटक तो नहीं निकलेगा ना। इसीलिए इनको पूरी दुनिया में इतनी सख्ती नहीं हुई फाटक के मामले में, जो इमरान खान की नालायकी और बदजुबानी की वजह से हुई है। उनके जो अमाल हैं उसकी सज़ा हम सब भुगत रहे हैं, लेकिन हमने उसकी दुरुस्तगी का, उसकी बेहतरी का आगाज़ कर दिया है। और इंशाल्लाह ये मैं इसलिए यही कह रहा हूँ कि जब अगले अगस्त में पार्लियामान अपनी मुद्दत पूरी करेगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आज के मुकाबले में मजबूत होगा। पाकिस्तान में महंगाई कम होगी, बिजली और तेल की कीमतें कम होंगी, क्योंकि हमने इसके लिए बड़ी मेहनत की है, नंबर वन। नंबर टू, हमने अपनी सियासी साख को दांव पर लगाया है पाकिस्तान को बचाने के लिए। यही प्रॉब्लम है कि जब जो शख्स दावेदार है मकबूलियत का, वो हमें ये धमकी देगा कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने लगा है, तो ये धमकी पूरी दुनिया में जाएगी कि जी उनके उनके तो अपोजिशन वाले जो एक रहनुमा है वो ये कह रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला का खास करम है कि इन जो मुश्किल तरीन वक्त था इस साल मई में और जून में, वो हमने अल्लाह ताला के करम से गुजार लिया है। अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कराची में 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और सख्त गर्मी है, वहाँ के जो शहरियों गर्मी से बिलबला उठे हैं, तो उस पर क्या कहते हैं? एक सवाल हो रहा है जी देखिए, जहाँ कराची को हम बहुत क्लोजली वॉच करते हैं, मैं खुद भी गया हुआ था, जहाँ रूटीन में और हमें इस पर जो असल काम करने वाला है वो ये है, आजकल भी पूरे मुल्क में जिन फीडर पर खसारा है, जिन फीडर पर बिलों की बाजियाबी कम है, वहाँ लोड शेडिंग हो रही है। वो चाहे कराची है, चाहे वो बन्नू है, चाहे वो जनूबी पंजाब है, कसूर है, जहाँ जहाँ फीडर्स के ऊपर लॉसेस हैं वहाँ लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन असल जो चैलेंज है हमारे लिए वो ये है कि हम इन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इन फीडर्स पर वो पाकिस्तानी जो बिल देना चाहते हैं और बिल दे रहे हैं, उनको किस तरह बिजली पहुंचाई जाए, और जो नहीं दे रहे उनको किस तरह इससे महफूज रखा जाए, ये हमारा चैलेंज है। अच्छा सर, वज़ीर आज़म ने जो 300 यूनिट का रिलीफ दिया था, क्या वो 1 महीने के लिए था या अगले महीने जो बिल आएंगे उसमें भी वो रिलीफ बरकरार रहेगा? जी, वो 1 महीने का रिलीफ था। और ये मैं आपके तो बहुत शुक्रिया आपका आपने सवाल पूछा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हर महीने इसका तयन होता है। जून में चूंकि बहुत ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल हम सब ने किया और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ज़्यादा आई, जैसे ही फ्यूल की प्राइस कम होगी और आपका इस्तेमाल भी कम होगा, जैसे अब जुलाई के बिल आ रहे हैं, तो जुलाई में जून के मुकाबले में कम इस्तेमाल था और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट भी कम थी, तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम हो रही है। और मुझे बहुत उम्मीद है, जिसका मैंने आपसे जिक्र भी किया, कि इंशाल्लाह अक्टूबर से ये बहुत कम रह जाएगी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। वो हमने जो मैकेनिज्म अब डिवाइस किया है उसके नतीजे में आने वाले जो महीने हैं अक्टूबर के बाद, वो जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ना होने के बराबर है। आपने देखा कि अब्दुल शकूर शाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने तो इस्तीफा नहीं दिया। अब 9 अरकान के जो डी नोटिफिकेशन थे वो मुअत्तल कर दिए गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आप समझते हैं कि ये चेयरमैन की इजाजत के बगैर ऐसे कर सकते हैं? जी, मैं बार बार ये कहूँगा कि ये तहरीक झूठ है, हर मामले में झूठ है। इस्तीफे झूठे हैं, वादे झूठे हैं, नारे झूठे हैं, लीडर झूठा है, तो इनकी किसी बात पर आप यकीन नहीं कर सकते। तो मैं वही बात है कि वो 10 करोड़ रुपया खर्च करके एक जत्था तो इकट्ठा कर लिया है, लेकिन असल अमल जो है वो आप जिसकी तरफ आपने इशारा कर दिया,
کہ جی اس وقت تو بڑا کہا تھا کہ ہم پارلیمنٹ سے نکل رہے ہیں اور ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، وہ بھی جھوٹ تھا، کھل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بے نقاب کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ بے نقاب ہوں گے، یہ توشہ خانہ میں بھی ہوں گے، یہ مالم جبہ میں بھی ہوں گے، یہ بی آر ٹی میں بھی ہوں گے، یہ فراگوگی کیس میں بھی ہوں گے، یہ انشاءاللہ جو نیشنل کرائم ایجنسی کے 54 ارب روپے لوٹے ہیں اس قوم کے، اس میں بھی یہ بے نقاب ہوں گے انشاءاللہ۔ سر ایشیا کپ کا فائنل ہے پاکستان سری لنکا کا، آج جی ہمیں اپنے جو ہمارے کھلاڑی ہیں، ہماری ٹیم ہے، اس پر فخر ہے، اور یہ امید ہے، ان کے لیے دعا ہے، اور میری ذاتی توقع صرف یہ ہے کہ میرے لیے یہ بہت انعام ہوگا اور اللہ کرم ہوگا کہ جو بھی نتیجہ ہو ٹیم اپنی جان لڑا دے۔ اگر ٹیم اپنی جان لڑا دے گی تو پھر جو بھی نتیجہ ہو ہم اس کو اپنے سر پر بٹھائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ وفاقی وزیر توانائی خرم دستگیر خان گجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سیاست نہیں، سیلاب متاثرین کی مدد کا وقت ہے۔ سیلاب کی وجہ سے بجلی کا نظام بری طرح سے تباہ ہوا، تاہم اس نظام کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا ہے۔ لائن لاسز والے علاقوں میں تاحال لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جبکہ باقی تمام ملک سے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں اربوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں۔ پاکستان کی ترقی کے دشمن کبھی بھی ملک کا بھلا نہیں کر سکتے۔